तो यार स्टॉक मार्केट में अभी दो बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग चीज़ें हैं। इंट्रीगिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कोई भी आप इसके बारे में सर्च करोगे ना, तो इसके बारे में बेसिक्स कम और कुछ ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा मिलेंगे जिसमें आपको बहुत ही बड़े बड़े प्रॉफिट्स एंड बहुत ही हीरो टू ज़ीरो स्ट्रैटेजीज़ और 40 टू 140 के मूवमेंट वाली ट्रेड्स दिखेंगे, जिसमें आपको दिखेगा कि एटलीस्ट 2x और 3x तक का पैसा बन रहा है लोगों का, बट उसके बेसिक्स पता नहीं चलेंगे। एंड ये चीज़ है बेसिकली डेरिवेटिव्स, जिसको हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी कहते हैं स्टॉक मार्केट में। जब मैंने स्टॉक मार्केट में कुछ काम करना शुरू किया था तो मुझे वहाँ से ऐसा लगा था कि नहीं, कुछ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करके एक आध चीज़ें हैं जिनमें मैं बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा बहुत कम समय में कमा सकता हूँ। बेसिकली एक गेट रिच क्विक टाइप की स्कीम, बट ऐसा होता नहीं है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो ऑन डिकोडेड मार्केट्स। ये वीडियो मैं बेसिकली अब बहुत ही बेस लेवल पे एकदम लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश करूँगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता क्या है, उसमें ट्रेड करते कैसे हैं। प्रॉफिट्स तो आपको दिख जाएंगे बहुत सारे, बट उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं, आप किस किस जगह पे फंस सकते हो, कहाँ पे ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि अकाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए या फिर अकाउंट से बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली पता रहनी उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सट्रीमिटीज़ क्या हैं, आप कहाँ तक जा सकते हो एंड कहाँ तक लूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें पता रहने के बाद ना आप अपना रिस्क असेसमेंट अच्छे से कर सकते हो कि हाँ, मुझे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कितना कैपिटल लेके ट्रेड करना है एंड कितने देर तक किसी ट्रेड को होल्ड करना है, या फिर क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर मैं उसमें ट्रेड करने जाता भी हूँ तो। सो मैं अभी आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल से शुरू करूँगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता क्या है एंड कैसे ट्रेड करते हैं उसमें। यहाँ पे देखो, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बेसिकली हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। वो एक डेरिवेटिव सेगमेंट होता है मार्केट का जिसके अंदर वो सारे के सारे कैटेगरीज फॉल करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। अब डेरिवेटिव्स आप नाम से समझ सकते हो कि किसी चीज़ से डिराइव होकर आया है, तो बेसिकली ये आया है डिराइव होकर के इक्विटी से। इक्विटी में किसी भी स्टॉक की जो वैल्यू होगी ना, उसी के बेसिस पे उसके फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यूज डिसाइड की जाती हैं, इसीलिए इनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है क्योंकि ये इक्विटी से डिराइव होकर आती है। अब ये होता क्या है, बेसिकली ये होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक्चुअल शेयर्स नहीं है जिनको आप अपने अकाउंट में होल्ड कर सकते हो 10 साल 15 साल या एज लॉन्ग एज यू वांट, वहाँ तक आप होल्ड नहीं कर सकते। इनका सर्टेन टाइम पीरियड होता है। अगर जैसे अभी के फ्यूचर्स या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूँ जस्ट समझाने के लिए, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे जिसको आप होल्ड कर सकते हो एंड 3 मंथ्स के बाद मोस्टली वो एक्सपायर हो जाएंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स पे आएंगे। तो ये हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कि आप इनको कुछ सर्टेन टाइम तक होल्ड कर सकते हो। सेकंड, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो ये कि ये बेसिकली ट्रेड होते हैं लॉट्स में। जैसे आप एक शेयर जैसे आप खरीदते हो रिलायंस का या फिर किसी पर्टिकुलर शेयर का आप 1, 5, 10, 15 या 100 शेयर्स तक आप खरीद सकते हो। इसमें वैसा नहीं होता। इसमें कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जिनको आपको मिनिमम उतना ही लेना पड़ता है, जो कि आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है। उसे हम बेसिकली लॉट्स कहते हैं। जैसे अगर आप रिलायंस की बात करो तो रिलायंस का लॉट साइज है अराउंड 250। एज इन अगर आप चाहो तो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में आप 1 या 2 शेयर नहीं ले सकते हो रिलायंस का, आपको एटलीस्ट 250 लेना ही पड़ेगा। एंड डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 250 के कॉन्ट्रैक्ट 250 शेयर्स के पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। बट हाँ, ये चीज़ है कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ लॉट्स में ट्रेड कर सकते हो। तो अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर को मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि सपोज अगर हमारा रिलायंस अभी 2500 पे है, तो उसके 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, एक करंट मंथ के एंड बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट्स जो कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स हैं उनके। जैसे कि अगर आप रिलायंस की बात करो तो अभी इसके अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, मई के एंड जून के, ये 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। एंड जैसे ही अप्रैल खत्म होगा तो मई के बाद जून एंड देन फिर जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्टिव हो जाता है। सो कॉन्सिक्यूटिवली 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट उनका हमेशा एक्टिव रहता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि फ्यूचर्स हमेशा एक स्पॉट प्लस प्रीमियम के प्राइस पर ट्रेड कर रहा होता है। स्पॉट प्लस प्रीमियम मतलब क्या, जैसे अगर मान लो स्पॉट पे हमारा रिलायंस चल रहा है अराउंड 2500, तो उसका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा, सपोज कि अप्रैल मंथ का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा वो चल रहा होगा एटलीस्ट 2515 पे, जहाँ पे ये 15 रुपीज़ जो है ना, इसे हम प्रीमियम कह रहे हैं। और ये जो 2500 है वो हमारा स्पॉट प्राइस है जिसके ऊपर इस प्रीमियम पे हमारा ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जितना लंबा हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, उतना ज़्यादा उसका प्रीमियम होगा। एज इन अगर हमारा ये अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका प्राइस होगा 2515 पॉसिबली। देन जो मई का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका हो सकता है कि 2520 या 30 हो, और हो सकता है कि जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है ये उससे भी ज़्यादा प्राइस पे 2570 या 80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जो हमें ध्यान में रखनी होती है कि जैसे जैसे हमारा एक्सपायरी बढ़ता जाएगा हमारे प्रीमियम भी कॉन्ट्रैक्ट के बढ़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो उसका प्राइस होता है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो इसमें एक चीज़ बात होती है कि ये प्रीमियम है क्या, एंड ये प्रीमियम क्या हमें एक्स्ट्रा ऐसे ही पे करना पड़ जाता है, या फिर इस प्रीमियम की भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। यस, एब्सोल्युटली, ये जो प्रीमियम है, सपोज अगर ये अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है एंड हमारा स्पॉट पे रिलायंस चल रहा है 2500 पे, देन होगा ये कि ये जो 15 रुपीज़ का प्रीमियम है ना,
ये हमारे एक्सपायरी तक डीके होकर के स्पॉट के प्राइस को मैच कर जाएगा। अब एक्सपायरी क्या है? एक्सपायरी हमारा हर फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट थर्सडे होता है उस मंथ का, वहाँ पे हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। एज एन अगर हमारा जो अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो अप्रैल का लास्ट थर्सडे होगा उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। एंड ये जो 2515 है ये उस दिन 2500 या फिर अगर मान लो जो भी चल रही होगी स्पॉट पे प्राइस, उस प्राइस को मैच कर जाएगा। तो ये यहाँ पे ये वाला प्रीमियम इस तरीके से डीके होता है। बट ये डीके बहुत ही ज़्यादा मिनिमल तरीके से होता है। एज एन आपको तुरंत पता नहीं चलेगा कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट आपका डीके कर रहा है। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेते हो या फिर अगर आप कुछ समय के लिए होल्ड करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी नेग्लिजिबल कि आपको पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट डीके हुआ है। सो अगर मैं आपको प्रॉपर एक एग्जांपल के थ्रू दिखाने जाऊँ तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे रिलायंस के 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर रखे हैं, अप्रैल, मई एंड जून। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि 2959 जो हमारा रिलायंस का स्पॉट पे प्राइस चल रहा है ना, स्पॉट ये है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल रिलायंस का शेयर है वो चल रहा है 2959.15 पे। और जो उसका अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वो 2964.1, जो मई है वो 2987 समथिंग, और जो जून है वो 3009 समथिंग पे चल रहा है। तो ये जो प्राइस डिफरेंस है ना, ये ही है हमारा बेसिकली प्रीमियम जिसपे हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जब कभी भी हम कोई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं तो मोस्टली हमें उसको लॉट्स में ट्रेड करना होता है। बट उसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? अगर आप यहाँ पे देखो तो मिनिमम लॉट्स अगर आप देखो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 250 क्वांटिटी का एक लॉट है रिलायंस का। बट अगर आप इसको देखने जाओ तो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे शो कर रहा है 1,31,000 समथिंग। मतलब कि अगर आपके पास अकाउंट में 1,31,000 समथिंग है तो आप ये एक लॉट आराम से रिलायंस का ट्रेड कर सकते हो। बट इसमें जो एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जगह बताई नहीं जाएगी वो ये है कि आप इसको 1,31,000 में ये कॉन्ट्रैक्ट ले तो लोगे, बट क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी 1,31,000 के हिसाब से होगा या फिर किस तरीके से होगा? इसमें रिस्क कहाँ पे आता है? तो रिस्क इसमें अगर आप जैसे बात करने आओ तो पता चलेगा कि अगर आप इसके जो एक्चुअल प्राइस चल रही है 2964, उसको मैं अगर इसके लॉट साइज से मल्टीप्लाई करूँगा देन यू विल बी एबल टू सी कि इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल वैल्यू क्या निकल के आता है। इट्स 7,41,000। तो जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो एक्चुअली इस वैल्यू पे होगा। ये जो 7,41,000 है इस वैल्यू पे मेन आपके जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे इस पे होने वाले हैं, ना कि ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। तो भाई ये वाली वैल्यू है क्या? ये जो हमारा मार्जिन यहाँ पे शो कर रहा है ना, ये मार्जिन बेसिकली एक सिक्योरिटी मनी है जो ब्रोकर आपसे चार्ज करता है कि एटलीस्ट उस मनी को देने के बाद आपका ब्रोकर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट ले करके होल्ड करने देगा। एंड अगर आपके पास वो मार्जिन अमाउंट नहीं है देन यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेड इन फ्यूचर्स। बट आपके पास एटलीस्ट ये मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। ये एक तरीके से सिक्योरिटी मनी है जो आपका ब्रोकर आपसे चार्ज करता है। बट जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो होगा आपको इस अमाउंट के हिसाब से 7,41,000। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये गलती करते हैं ना कि वो लोग ये समझते हैं कि भाई 1,31,000 हमने पे किया तो हमारा एक लॉट आ गया, अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा हमें हमारे अकाउंट वैल्यू से होगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप समझो इसमें अगर आप 10% अगर मान लो आज रिलायंस गिर जाता है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एटलीस्ट 13,000 समथिंग का प्रॉफिट या लॉस होगा। वहाँ पे आपको जो लॉस होने वाला है वो 10% अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस होने वाला है। मतलब समझ जाओ नहीं तो भी 74,000 आपके नेगेटिव चला जाएगा अकाउंट। एंड दिस इज़ द रिस्क जो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करता है। सो दिस इज़ अबाउट फ्यूचर्स जो मुझे बताना था बेसिकली। ये सेम कॉन्सेप्ट दूसरे मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी होता है। सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट योर रिस्क। अगर आप लॉट साइज के बेसिस पे एंड प्राइस को मैच करा के आप कैलकुलेट करते हो कि कितना रिस्क एक्सपोजर आपका उस कैपिटल पे लगा है, तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू असेस योर रिस्क बेटर। अब नाउ टॉक अबाउट ऑप्शंस। इसका फ्यूचर से डिफरेंस ये होता है कि जैसे हमने देखा था कि फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट प्लस प्रीमियम पे ट्रेड करता है, वो इस केस में ऑप्शन से थोड़ा डिफर ऐसे करता है कि ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक प्रीमियम अमाउंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जो भी हमारा ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ एक छोटे से प्रीमियम अमाउंट पे ट्रेड कर रहा होता है। एंड आपको इसमें भी लॉट साइजेस के अकॉर्डिंग आप जितने भी चाहो ट्रेड्स आप ले सकते हो। आपको स्पेसिफिक लॉट्स बाई करने पड़ते हैं। बट इसमें आप खुद सोचो इसमें रिस्क कहाँ पे आ सकता है, क्योंकि अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक लॉट सिर्फ एक छोटे से प्रीमियम पे मिल जा रहा है ना, तो हो सकता है कि भाई कोई चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है तो ऐसा तो नहीं होगा कि लोग यहाँ पे मार्केट में सिर्फ पैसा देने को रेडी हैं। यहाँ जो चीज़ इतनी ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होती है ना, हो सकता है उसके पीछे उतना ही बड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो। तो ऑप्शंस को हम लोग एक्सट्रीमली वॉलेटाइल मानते हैं, बिकॉज ये जो प्रीमियम होता है ना बहुत लोगों को पता नहीं होता है, बट ये प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डीके करते हैं। डीके करते हैं मतलब सपोज आज अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम 15 रुपीज़ है ना, एंड हमारे एक्सपायरी अगर नज़दीक है तो ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से डीके होगा। एंड एक्सपायरी के दिन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वाला जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम है वो 0 तक पहुँच जाए।
अब 0 तक कैसे पहुंचेगा वो मैं समझाता हूँ। सपोज़ अगर हमारा रिलायंस आज 2500 पे है, तो हम लोग सोचते हैं कि हमने एक रिलायंस का 2500 का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रिलायंस आज यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी होता ये है कि रिलायंस ना ऊपर जाता है ना नीचे, और बस 2500 पे ही रह जाता है, और हमारा थर्सडे का एक्सपायरी नज़दीक है। तो ये हो सकता है कि जो हमारा 15 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, जस्ट नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली 13 या 12 रुपीज़ तक आ जाए, क्योंकि रिलायंस बिल्कुल भी ज़रा भी ऊपर की तरफ मूव नहीं करा एंड एक ही जगह पे उसने क्लोजिंग दे दी दिन की। इसी को कहते हैं डीके। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मोस्टली ये डीके जो है हमारे थीटा की वजह से होता है। हाँ, थीटा भी एक फैक्टर है जिन सारी चीज़ों पे ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड करते हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिलेंगे दो तरीके के, कॉल जो कि सीई से डिनोट होता है मोस्टली, एंड पुट्स जो कि हमारा पीई से डिनोट होता है। इसको कहते हैं पुट यूरोपियन और कॉल यूरोपियन, इसलिए इसको पीई और सीई से डिनोट करते हैं। आप इसको मेनली कॉल्स एंड पुट्स कह सकते हो। अब कॉल्स एंड पुट्स तो हैं, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या करते हैं? सो कॉल का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आप एंटिसिपेट करते हो कि मार्केट आज यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, देन आप ये करते हो कि आप कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो। जब कहीं भी मार्केट ऊपर जाता है एंड आप कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, तो कॉल के वैल्यूज़ भी धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू कर देते हैं एंड उस पर यू मेक प्रॉफिट। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब आपको ये लगता है इफ़ यू एंटिसिपेट कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तब आप ये पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करते हो, क्योंकि जैसे ही मार्केट नीचे जाता है देन पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है एंड देन यू मेक प्रॉफिट। बट इसमें दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यह आती है क्योंकि ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक छोटे से प्रीमियम पे अवेलेबल है। देन यू शुड थिंक कि अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट इतने छोटे प्राइस पे अवेलेबल है, देन उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क तो एसोसिएटेड होंगे। तो इसका मोस्टली सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर यही होता है, जो थीटा डीके हम कहते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिस रेट से डीके करते हैं, वो मोस्टली आपके प्रॉफिट्स को या फिर आपके कैपिटल को धीरे धीरे करके वाइप आउट कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए। सेकेंड चीज़ ये होती है कि हमारा जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होता है ना, ये वीकली और मंथली इन दोनों एक्सपायरीज में अवेलेबल होता है। अब जितने भी स्टॉक्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। टू रिमेंबर दिस कि जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। बट जो ट्रेडेबल इंडेक्सेस हैं, जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, इनके वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब ये है कि हर वीक के किसी एक पर्टिकुलर डे पे वो एक्सपायर हो जाते हैं। मतलब मान लो आज जैसे मैं कोई एक कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ बैंक निफ्टी का, तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट थर्सडे बिल्कुल ही जीरो हो जाए। नाउ टू टेल यू अबाउट दी एग्जांपल, अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास रिलायंस का 2960, अभी जो उसका प्राइस चल रहा है 2959, हमारे पास ये राउंड नंबर्स में कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। मोस्टली हमारे पास ये राउंड लेवल्स पे होते हैं। 2950 पे चल रहा है हमारा रिलायंस, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है 2960 के कॉल्स एंड 2960 के पुट। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जस्ट एक सिंपल सा छोटा सा प्रीमियम अमाउंट है जो कि उस पर ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है 50 रुपीज़ और 44.65। अगर आप यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करने जाओ ना, अगर मैं यहाँ पे रिलायंस का एक 2960 का कॉल ऑप्शन बाय करने जाऊँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मुझे जस्ट एक 50.05 रुपीज़ पे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, अराउंड 250 क्वांटिटी, एंड उसके लिए मुझे मार्जिन अमाउंट लगेगा 12,512। अब ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में डिफरेंस ये होता है कि फ्यूचर्स हमें लेवरेज के थ्रू मिलता है। मतलब वो जो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए हमें एक मार्जिन अमाउंट पे करना होता है, बट वो एक्चुअल शेयर्स की वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा होती है। बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा नहीं है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो ये प्राइस चल रही है ना, अगर आप इस प्राइस को इस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, देन आपको ये अमाउंट निकल के ही आएगा। मतलब आप एक बार में इतना ही अमाउंट आप रिस्क करके आप ये वाली कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हो एंड उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। दिस इज जस्ट वॉट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड कि अगर हम ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, देन देर आर मोस्ट चांसेस कि अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा लंबा होल्ड करते हैं, देन इट विल डीके। इसीलिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल बोला जाता है। वोलेटाइल इसलिए क्योंकि आज ये अगर कॉन्ट्रैक्ट 50 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है ना, और कल रिलायंस 3-4-5% का मूव दे देता है, तो हो सकता है कि ये 50 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट 150 भी पार कर जाए। और इन केस अगर एक्सपायरी नज़दीक आ जाती है एंड यहाँ से रिलायंस 20-30 पॉइंट भी डाउन आ जाता है ना, देन मोस्ट प्रोबेबली दिस एंटायर कॉन्ट्रैक्ट विल सम टू जीरो। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट सीधा जीरो चला जाएगा एंड यू वोंट बी गेटिंग एनी वैल्यू आउट ऑफ इट। इसीलिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को जब कहीं भी ट्रेड किया जाता है, दीज आर एक्सट्रीमली रिस्की। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन सी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जिसको हम ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं। उस पर मोस्टली इसका डीके या फिर इसका जो वोलेटिलिटी होता है, जो प्राइस इसका फ्लक्चुएशन होता है, मोस्टली उन ऑप्शन ग्रीक्स पे डिपेंड करता है। वेगा, डेल्टा, थीटा एंड और भी अलग अलग तरीके के ऑप्शन ग्रीक्स हैं, वो उसके मैं वीडियो लेकर के आऊँगा बाद में। तो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिन पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स
और उसके डीके रेट डिपेंड करेंगे। अगर आप इनमें ट्रेड ले लेते हो एंड यू डोंट नो अबाउट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और किस तरीके से वो ट्रेड करते हैं एंड कितने जल्दी वो डीके होने वाले हैं, देन मोस्ट प्रॉबेबली आपके साथ ऐसा केस होगा, यू विल बी फेसिंग एक्सट्रीम लॉसेज और एक्सट्रीम प्रॉफिट्स एंड यू विल बी शॉक्ड एट द एंड कि इतना ज़्यादा मूवमेंट कैसे हो रहा है स्टॉक में, तो इतना मूवमेंट हुआ नहीं, बट हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 50 से सीधा 10 आ गया या 5 आ गया या फिर 50 से सीधा 200 चला गया। So it is something really volatile and you should only trade options when you have given the market adequate amount of time and experience. So this was it what I wanted to tell you guys about futures and options. अगर मुझसे कोई टॉपिक छूट गया हो कवर करना, then do let me know that topic in the comments below and subscribe Decoded Markets for more.